सो हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखो जो क्वेश्चन है वो है क्या। देखो इस पॉइंट पे एक मास है, जो मास है वो है कितना 10 kg। ओके, इस पॉइंट पे जो मास है वो है 10 kg। इस पॉइंट पे जो मास है वो है 20 kg। और देखो इस पॉइंट पे जो फोर्स एक्ट है वो है 200 न्यूटन। ठीक है, और दोनों मास एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ये जो दो मास है ना, स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ओके, और जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है देखो, इसका भी 0.1 है, इसका भी 0.1। हमें सॉल्व करना है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg। हमें सॉल्व करना है कि ये जो 20 kg मास है इसका एक्सेलरेशन कितना है, और जो 10 kg मास है ना इसका एक्सेलरेशन ऑलरेडी इज गिवन। इसका एक्सेलरेशन है वो है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और जो 20 kg है ना इसका एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, यही हमें सॉल्व करना होगा। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले देखो, अगर आप 10 kg को लेंगे ना तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है। 10 kg के ऊपर देखो, अगर आप 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ओके, तो इस डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है kx, और इस डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ओके। अच्छा, और 20 kg जब आप कंसिडर करेंगे तो 20 kg के लिए देखो, इस डायरेक्शन पे तो 200 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है, और इस डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स एक्ट होगा। देखो इस डायरेक्शन में भी तो kx होगा, और कौन सा फोर्स एक्ट होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। इसमें भी तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा, क्यों फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा। देखो ना, अगर अगर ये जो दो बॉडी है ना, एक कनेक्टेड है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो क्या होगा, ये बॉडी बोलेगा भाई हमें तो इस डायरेक्शन में जाना है। ये जो 20 kg होगा ये क्या चाहेगा, इस डायरेक्शन में जाना। तो जब इस डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार हो रहा है, तो इस पॉइंट पे जो फोर्स एक्ट होगा वो है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू हम पता है, इक्वेशन क्या होता है, kx। और ए क्या कहेगा, नहीं भाई हमें तो नहीं जाना है। तो ए 10 kg क्या करेगा, इस 20 kg को इस डायरेक्शन में खींचेगा। कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा, kx। तो वही तो हमने लिखा ना, आई हैव रिटन द सेम थिंग। तो वही तो हमने लिखा, क्या लिखा कि भाई ये जो 10 kg है, ये 10 kg के ऊपर कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में वो एक्ट हो रहा है kx, और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स। और जो 20 kg है इस डायरेक्शन में है 200 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है, और इस डायरेक्शन में kx, और इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, मोशन का ऑपोजिट में होगा। ओके, अभी देखो 20 kg के लिए, इस जो 20 kg है, तो देखो इस डायरेक्शन में जो अगर नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, नेट फोर्स जो 20 kg के लिए होगा वो है kx माइनस कितना होगा, माइनस से फ्रिक्शनल फोर्स, इक्वल्स टू कितना होगा, एम ए। एम का वैल्यू कितना है, 10 है, और ए का वैल्यू कितना है, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, वो है 12 है। समझ में आया आपको, समझ में आया। इसका मतलब हमें पता है कि हमें मिल गया kx माइनस एफ आर। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, माइनस एफ आर। देखो ये जो एफ आर है ना, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना होता है, म्यू एम जी होता है। हमें पता है कि भाई फ्रिक्शन फोर्स का इक्वेशन कितना होता है, म्यू एम जी। तो म्यू का वैल्यू कितना है, देखो म्यू का जो वैल्यू है बच्चों वो है 0.1। एम का वैल्यू कितना है बच्चों, 10 है, और जी का वैल्यू कितना है, वो भी 10 है। इक्वल्स टू कितना मिला, इस डायरेक्शन में ए मिला 120। तो इसका मतलब के एक्स हो गया आपका 130। के एक्स कितना हुआ आपका 130। ओके, समझ में आया। अच्छा, अगर आपको kx मिल गया, तो देखो इस बॉडी के लिए हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम का जो इक्वेशन होगा वो अगर कंसिडर करते हैं, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है 200 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है kx, और क्या और है फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है। इक्वल्स टू कितना, फोर्स इक्वल्स टू कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका मास है 20, और एक्सेलरेशन तो हमें पता नहीं, तो हम लिखेंगे 200 माइनस kx। आपको पता है कि भाई kx का जो वैल्यू है वो है 130, और फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना है, म्यू एम जी होता है। म्यू का वैल्यू कितना है, इसका भी 0.1, और एम का वैल्यू कितना है, इसका एम है 20, और जी है 10, इक्वल्स टू 20 ए। तो देखो आपको मिल जाएगा कि भाई देखो, और आपको जो मिल गया 70 माइनस कितना, 70 माइनस 20 इक्वल्स टू कितना, 20 ए। इसका मतलब आपको मिल गया कि भाई ए इक्वल्स टू 5/2। इसका मतलब आपको जो एक्सेलरेशन का वैल्यू मिला वो है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया आपको।
तो आपको जो एक्सेलरेशन का वैल्यू मिला वो कितना मिला, वो मिला आपको 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसका एक्सेलरेशन, आपको जो एक्सेलरेशन का वैल्यू मिला वो है जो 20 केजी मास है उसका एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ में आया। देखो मैंने क्या किया, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। देखो हमारा जो क्वेश्चन था, इस पॉइंट पे एक मास था 10 केजी, तो देखो 10 केजी पे कितना फोर्स एक्ट होगा, डेफिनेटली इस डायरेक्शन पे तो जो फोर्स होगा वो है फ्रिक्शनल फोर्स, और इस डायरेक्शन पे जो फोर्स होगा वो कितना है, वो है रिस्टोरिंग फोर्स। क्योंकि वो देखो 10 केजी जो चाहेगा ना, 10 केजी बोलेगा भाई हमें तो नहीं जाना है, और 20 केजी बोलेगा कि आ जाओ भाई इस डायरेक्शन में आप आ जाओ। तो देखो 20 केजी जो मास है इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है, कितना फोर्स है, वो के एक्स फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है। और ये बोलेगा कि भाई हमें तो नहीं जाना है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट होगा वो कितना है, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन क्योंकि इसका एक्सेलरेशन है तो इसलिए नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स जो हो जाएगा वो है के एक्स माइनस कितना होगा एफ आर, इक्वल्स टू कितना हुआ, इक्वल्स टू हुआ आपका 10 इंटू 12। 10 क्या है इसमें, 10 है इसका मास, और 12 कितना है एक्सेलरेशन, क्योंकि क्वेश्चन में तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि भाई इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका जो एक्सेलरेशन है वो है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये मिला आपको। अभी आपको सॉल्व करना है, ये जो 20 केजी ऑब्जेक्ट है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, किसका, 20 केजी का। तो देखो अगर आप 20 केजी को कंसीडर करेंगे तो इस साइड पे जो 20 केजी का फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना, 200 न्यूटन। और देखो 20 केजी को भी तो खींच रहा है, कौन खींच रहा है, 10 केजी। तो इस साइड पे जो फोर्स एक्ट होगा वो है के एक्स, और इस साइड पे जो फोर्स एक्ट होगा वो कितना है, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसका मतलब वी कैन राइट हियर कि भाई इस डायरेक्शन में 200 न्यूटन फोर्स और ऑपोजिट डायरेक्शन में है 130 न्यूटन। ठीक है, और क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना है, म्यू एम जी है, म्यू का वैल्यू कितना है 0.1, एम कितना है 20, जी का वैल्यू कितना है 10। तो आपको जो ए का वैल्यू मिल गया वो है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है कि ए मैन स्लाइड्स डाउन अ लाइट रोप हुज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज ईटा टाइम्स ऑफ वेट। मतलब देखो एक रोप है, मान लो एक कोई रोप है, ठीक है, एक इंसान है जो नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है। तो जब नीचे आ रहा है तो उसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जो फोर्स होगा वो है एम जी, और अपवर्ड डायरेक्शन पे जो फोर्स होगा वो है टेंशन फोर्स। ठीक है, अच्छा अभी जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सोचो, व्हाट इज द क्वेश्चन, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज एन टाइम्स ऑफ वेट। मतलब जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब देखो क्या है, इसका जो टेंशन है ना, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम टेंशन इट कैन टॉलरेट, मतलब ये जो रोप है कितना मैक्सिमम टेंशन सह सकता है, हाँ व्हाट इज द मैक्सिमम टेंशन इट कैन टॉलरेट। ठीक है, कितना सहेगा, सहनशीलता, इसका मैक्सिमम टेंशन कितना होगा। जो मैक्सिमम टेंशन दिया हुआ है वो है ईटा टाइम्स ऑफ वेट, ईटा टाइम्स ऑफ वेट। ठीक है, और W इक्वल्स टू कितना होता है, W हमें पता है कितना होता है mg। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है कि अगर मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो ईटा टाइम्स ऑफ वेट होता है तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखो हमें पता है कि भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है mg, और अपवर्ड डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है टेंशन फोर्स, इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, ma। तो हमें पता है कि इस इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे, mg माइनस जो t का वैल्यू है वो कितना है, ईटा टाइम्स ऑफ mg इक्वल्स टू कितना है, ma। तो इसका मतलब आपको a का वैल्यू मिल गया, अगर m और m अगर आप कैंसिल कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू मिल गया, वो क्या है g इंटू 1 माइनस ईटा। सो कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आया। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, टू मासेस m स्मॉल m एंड कैपिटल M आर अटैच्ड टू द स्ट्रिंग। दो मास है, एक है स्मॉल m है और एक है कैपिटल M। ठीक है, और जो क्वेश्चन है वो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो हमें इस क्वेश्चन से सॉल्व करना होगा कि जो टेन थीटा का वैल्यू है वो कितना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर आप इस मास को कंसिडर करेंगे, ओके, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है mg, इस डायरेक्शन में इस मास के लिए जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है mg, और मान लो इस डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है टेंशन फोर्स, तो इसमें भी तो टेंशन फोर्स एक्ट होगा ना। ठीक है, तो इसमें भी तो टेंशन फोर्स एक्ट होगा ना। ठीक है, और मान लो इस डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है टेंशन फोर्स, तो इसमें भी तो टेंशन फोर्स एक्ट होगा ना। ठीक है, तो मान लो इस डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है mg, और मान लो इस डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है टेंशन फोर्स, तो इसमें भी तो टेंशन फोर्स एक्ट होगा ना। ठीक है,
अच्छा, समझ में आया। तो देखो ये जो टेंशन फोर्स है ना, टेंशन फोर्स का इस साइड में जो कंपोनेंट होगा वो होगा टी कॉस 45, और इस साइड में जो कंपोनेंट होगा वो टी कॉस ए भी 45 होगा, और इसका कंपोनेंट इस साइड में जो होगा वो है टी साइन 45। देखो ना, ये तो टेंशन है, ये कौन सा फोर्स है, ये तो टेंशन फोर्स है, तो ए हो जाएगा टी साइन 45, और ए वाला भी हो जाएगा इसके लिए, और तो एक कंपोनेंट मिलेगा, ए वाला भी हो जाएगा टी साइन 45। मैंने क्यों लिखा कि भाई देखो, ये तो ए अगर टी होता है तो टी का इस साइड में कंपोनेंट क्या होगा, टी कॉस 45, और इस साइड में टी का कंपोनेंट क्या होगा, टी साइन 45। सिमिलरली अगर इसका टेंशन इस साइड में टी होता है तो इस साइड में टी का कंपोनेंट क्या होगा, टी कॉस 45, और इस साइड में जो टी का कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, टी साइन 45। ठीक है, समझ में आया आपको। अच्छा, तो इस बॉडी के लिए हम क्या लिखेंगे, व्हाट कैन वी राइट फॉर दिस बॉडी। इस बॉडी के लिए हमें लिखना पड़ेगा कि देखो कि 2t, देखो 2t, ठीक है, साइन 45, साइन 45 इक्वल्स टू कितना है, mg है। समझ में आया, 2t साइन 45 इक्वल्स टू कितना हुआ, mg हुआ। ओके, और इसका मतलब 2t साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है, इक्वल्स टू कितना होता है, mg। ओके, समझ में आया। देखो एक बार देख लो, आपको अगर समझ में नहीं आया तो एक बार देख लो। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि इस साइड में जो टोटल कंपोनेंट है वो कितना है, वो कितना है, वो है 2t साइन 45। इस साइड में जो टोटल t का कंपोनेंट है वो है 2t साइन 45, और इस साइड पे जो फोर्स है वो है mg। तो ये दोनों तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो ऊपर के दिशा में 2t साइन 45 इक्वल्स टू कितना होगा, mg। इसका मतलब इस इक्वेशन से आपको जिसका वैल्यू चाहिए था वो मिल गया, आपको मिल गया कि भाई जो t का वैल्यू है वो मिल गया कितना, mgy कितना है, √2 है। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब आओ इस बॉडी के लिए, इस बॉडी के लिए हम क्या लिखेंगे। देखो इस बॉडी के लिए इस साइड भी तो टेंशन फोर्स एक्ट होगा, वो कितना होगा, टी होगा, और इस साइड में भी टेंशन फोर्स होगा, लेकिन ये अलग होगा। मान लो क्योंकि ये तो अलग मास से कनेक्टेड है ना, देखो ये तो इसका एंगल भी अलग है, और ये रस्सी भी अलग है, ये दूसरा रस्सी है। ठीक है, तो इसका टेंशन मान लो कितना है, T1 है। ठीक है, तो देखो T1, T1 जो है वो कैसा है, देखो मान लो T1 जो है ऐसा है, इस पॉइंट पे T1 है, ऐसे है T1। ठीक है, देखो ना, ऐसे है T1। ठीक है, और इस पॉइंट पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है, वो है mg। अच्छा, ये तो कैपिटल M होगा, कैप होगा ये, सही ना। देखो एक बार ठीक से सोचो बच्चों, एक बार ठीक से सोचो कि इसमें जो फोर्स एक्ट होगा वो कितना होगा, mg होगा। ठीक है, अच्छा और क्या, ए जो एंगल है इसका वैल्यू कितना है, थीटा। ओके, और इस साइड में भी एक फोर्स एक्ट हो रहा है वो है टी। ठीक है, अच्छा, तो देखो ये जो T1 है ना, T1 के कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अगर इक्विलिब्रियम में है तो T1 का कंपोनेंट इस साइड में हो जाएगा T1 कितना, साइन थीटा, और इस साइड में T1 का कंपोनेंट हो जाएगा T1 कॉस थीटा। समझ में आया आपको। अच्छा, देखो ए वाला जो एंगल है ना, अगर ए 45 होता है, ए वाला एंगल अगर 45 है, देखो ए वाला इस साइड में ए वाला अगर एंगल 45 है तो डेफिनेटली ए वाला एंगल भी 45 हो जाएगा, होगा ये या नहीं होगा, सोचो। ठीक है, इसका मतलब जो इस एंगल का वैल्यू होगा ए भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, ए जो एंगल होगा ए भी कितना होगा, 45 होगा। तो देखो अगर हम टी का कंपोनेंट लेंगे तो इस साइड में जो टी का कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा टी कॉस 45। समझ में आया। और इस साइड में जो टी का कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा टी साइन 45। ठीक है, सोच के देखो, तो अभी जो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम से जो फोर्सेस आया, तो इस साइड में जो हमारा फोर्स आया वो है T1 cos थीटा, और इस साइड में जो फोर्स आया वो कितना है, वो है T cos 45। कितना है, T cos 45। और इस साइड में हमारा जो फोर्स आया वो कितना है, वो है T1 sin थीटा,
और इस साइड में हमारा जो फोर्स मिला वो कितना है, वो है T sin 45 और प्लस है mg, ठीक है, प्लस कितना है mg। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, हमें लिखना है कि भाई T1 हमें तो लिखना है अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इसका मतलब T1 sin 45 प्लस mg इक्वल्स टू कितना, T1 sin थीटा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और क्या लिखेंगे, और हमें ये भी तो लिखना पड़ेगा कि भाई T1 cos थीटा, इस साइड में T1 cos थीटा इक्वल्स टू कितना, T cos 45, T cos 45, ठीक है, समझ में आया, आपको समझ में आया, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दो। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा ऐसा मिलेगा, आपको जो tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो देखो क्या हो जाएगा, T1 sin 45, ठीक है, ओके। नहीं, ये T1 तो नहीं होगा, तो T होगा, सॉरी ये तो T होगा, इस वाले इक्वेशन को तो हम लिख रहे हैं ना। अच्छा, तो ए क्या हो जाएगा, देखो ए हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, साइन 45, T साइन 45। तो इसको डिवाइड करने से हमें जो वैल्यू मिल जाएगा, देखो इसको डिवाइड कर रहे हैं हम, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि भाई tan 45 प्लस कितना mg बाई T cos 45। और tan थीटा हमें मिल गया, क्या मिल गया, tan 45 का वैल्यू कितना है, आपको पता है tan 45 का वैल्यू कितना है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है प्लस mg, ठीक है, ओके। और जो t का वैल्यू है आपको पता है, जो t का वैल्यू आपको ऑलरेडी मिल चुका है वो है mg बाई √2, mg बाई कितना, √2। और उसके साथ cos 45 का वैल्यू भी मिल गया, cos 45 का वैल्यू कितना है, 1 बाई √2। तो आपको जो आंसर मिला वो मिला tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस, देखो m बाई m, ओके, उसके साथ एक 2 रहेगा और 2 तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो tan थीटा आपको मिल गया, जो tan थीटा आपको मिला वो मिला 1 प्लस 2m बाई स्मॉल m, ठीक है, समझ में आया कौन सा ऑप्शन सही है, आपको कौन सा ऑप्शन सही है, आपको जो सही ऑप्शन मिला वो है ऑप्शन बी। ओके बच्चों, देख लो एक बार देख लो मैंने कैसे सॉल्व किया। मैंने जो सॉल्व किया मैंने बताया कि भाई देखो इस पॉइंट पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है, इसमें तो मास कितना है, इसमें मास है m। अगर इसमें मास m होता है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट होगा वो कितना होगा, वो है mg, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट होगा वो कितना होगा, वो है mg। और अपवर्ड डायरेक्शन, इसमें जो टेंशन एक्ट हो रहा है वो है t, तो इसका मतलब आपको इस डायरेक्शन में जो टेंशन का कंपोनेंट मिला वो मिला T cos 45। और इस साइड में जो आपको टेंशन का कंपोनेंट मिला वो कितना मिला, T sin 45, ठीक है, समझ में आया। और इसमें भी तो एक टेंशन एक्ट हो रहा है, इसलिए इसमें जो टेंशन फोर्स मिला, कंपोनेंट मिला वो T sin 45। और इसमें जो आपको टेंशन का कंपोनेंट मिला वो कितना मिला, T cos 45, ठीक है, समझ में आया, ओके, ठीक है। तो इसलिए हमने लिख दिया कि भाई ऊपर में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है 2T sin 45 इक्वल्स टू हो जाएगा mg। तो आपको t का वैल्यू मिल गया, वो कितना है, mg बाई √2, ठीक है। अभी आप इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट पे आप जब दिख रहे हो ना, व्हेन यू आर लुकिंग एट दिस पॉइंट, तो कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, इस साइड पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है डेफिनेटली वो तो t है। और इस साइड पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है, वो भी एक टेंशन होगा, लेकिन वो दूसरा टेंशन होगा, वो टेंशन क्या होगा, वो है T1। तो अगर ये T1 है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, वो है M, कैपिटल M, तो फोर्स हो गया mg। और इस साइड में, क्योंकि इस साइड में जो फोर्स एक्ट हो रहा था वो है T1, तो इसका मतलब अगर ये थीटा है तो इसका जो कंपोनेंट हो जाएगा वो है T1 cos थीटा, और इसका जो कंपोनेंट हो जाएगा वो है T1 sin थीटा, ठीक है। और देखो इसमें तो जो फोर्स एक्ट हो रहा था इस साइड पे तो टेंशन फोर्स एक्ट हो रहा था,
तो इसमें इसका जो अगर कंपोनेंट होगा, इसमें जो फोर्स एक्ट हो रहा था वो कौन सा फोर्स, टेंशन फोर्स, तो इसका जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, इस साइड पे होगा t sin 45 और इस साइड में होगा t cos 45। तो इसका मतलब आप अगर इस साइड में लिखेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, t sin 45 डाउनवर्ड डायरेक्शन में t sin 45 और क्या है उसके साथ है एक mg, तो t sin 45 प्लस mg और ऊपर की तरफ जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है t1 sin थीटा। ठीक है, ओके। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया मैंने, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। तो इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो आपको सॉल्यूशन मिला, जो आपको आंसर मिला वो है tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 2m बाई m। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो क्वेश्चन है ना उसको पहले जान लो, जो क्वेश्चन है वो है क्या। देखो इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें एक ब्लॉक है ऐसे सस्पेंडेड है पुली के, मान लो इस पुली का नाम है P1, इस पुली का नाम है P2, इस पुली का नाम है P3। ठीक है, तो देखो ये जो ब्लॉक है इसमें सस्पेंडेड है P1 के साथ, तो ये जो सस्पेंडेड है ऐसे सस्पेंडेड है P2 और लास्ट में कनेक्टेड है दो मासेस, एक मास है M1 और दूसरा मास है कितना M2। तो हमें जो सॉल्व करना है कि भाई देखो ये M और 2M का बीच में, ये जो M है और 2M है इन दोनों का बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना होगा कि दोनों मास ना रेस्ट पे रहेगा। ये पूरा सिस्टम कैसे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, देखो इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक ऑफ मास m एंड 2m। इसका मतलब m और 2m के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, ब्लॉक मास 2m इज केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। ये जो ब्लॉक 2m है स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे है। द मास ऑफ सस्पेंडेड ब्लॉक इज m। ठीक है, और ए जो मास है ए m है, c के साथ सस्पेंडेड है। इफ द ब्लॉक ए इज स्टेशनरी विद द ब्लॉक मास 2m, ये जो मास है ना, ये जो ए वाला ब्लॉक है, ए वाला ब्लॉक, ये जो ए वाला ब्लॉक है बी के साथ स्टेशनरी में है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन m एंड 2m। हमें सॉल्व करना है कि m एंड 2m के बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो कितना है, हमें वही सॉल्व करना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले तो सोच लो ये पूरा सिस्टम जो है ना इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो देखो इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है टेंशन फोर्स और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है mg फोर्स। ठीक है, तो देखो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है टेंशन फोर्स और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है टेंशन फोर्स। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हमें लिखना पड़ेगा कि भाई टी, इसमें क्या लिखेंगे टी माइनस mg इक्वल्स टू नेट फोर्स कितना है 0। इसका मतलब आपको टी का वैल्यू मिल गया कितना है, वो है mg। तो अगर इसमें टेंशन टी लग रहा है, अगर इसमें टेंशन टी लग रहा है तो इस साइड में भी एक टेंशन टी लगेगा। समझ में आया, इस साइड में भी तो एक टेंशन टी लगेगा। ओके, अच्छा देखो टेंशन कैसे लगेगा, ऐसा टेंशन लगेगा, इसमें भी एक टेंशन लगेगा टी, इसमें भी एक टेंशन लगेगा टी। ठीक है, ऐसे आपको टेंशन लगेगा। समझ में आया, अच्छा नहीं ऐसा नहीं तो देखो ऐसे आपको टेंशन लगेगा। ठीक है, तो हमें जो सॉल्व करना है, हमें जो सॉल्व करना है, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हमें पता चल गया कि ये जो 2m ब्लॉक है इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है, वो है t है। अच्छा, तो अगर t अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट हो रहा है तो पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर पूरा सिस्टम, अगर हम मान लेते हैं कि अगर ये चलता, ठीक है, क्योंकि हमें सॉल्व करना है कि मिनिमम कोएफिशिएंट कितना होगा कि ये रेस्ट पे रहेगा। ए ब्लॉक कैसे रहेगा, ए ब्लॉक जो है ना वो रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, ओके, तो हमें सॉल्व करना है कि जो मिनिमम कोएफिशिएंट है, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। ठीक है, ओके, तो अगर मिनिमम कोएफिशिएंट की हम बात करते हैं, अगर हम मिनिमम कोएफिशिएंट की बात करते हैं, ठीक है, तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है टेंशन फोर्स, इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है टेंशन फोर्स। ठीक है, तो हमें पता है कि भाई फोर्स जो होता है ना, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, अगर हम लिखते हैं कि भाई फोर्स इक्वल्स टू, फोर्स कितना है टेंशन फोर्स, तो फोर्स इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो इस टोटल मास कितना है, टोटल मास है 2m है प्लस कितना है m है
उसके साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक्सेलरेशन, सही। और इसका मतलब आपको मिल गया जो ए का वैल्यू आपको मिल गया, वो ए का वैल्यू कितना मिला आपको, ए का वैल्यू मिला t/3m। और हमें पता है कि भाई ये तो t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू तो mg है, तो हम लिखेंगे कि mg बाई कितना लिखेंगे हम, 3m। इसका मतलब आपको जो वैल्यू मिला, ए का वैल्यू मिला वो कितना है, g/3। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अभी क्या होगा, देखो अगर ए बॉडी इस पॉइंट पे, अगर एम मास 2m मास पर रेस्ट पे रहना चाहेगी, अगर जो m वाला मास है ना एक 2m मास के ऊपर, ठीक है, रेस्ट पे रहना चाहेगी, तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड फोर्स, जो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड फोर्स कितना होगा, रिक्वायर्ड फोर्स इस पे, इसके ऊपर इसको रेस्ट पे रहने के लिए, देखो इसके ऊपर इसको तो रेस्ट पे रहना है, तो रेस्ट पे रहने के लिए एक तो फोर्स चाहिए। वो फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। कैसे, देख लो आप, मैं आपको बोलता हूं, देखो कैसे फ्रिक्शन वो फोर्स प्रोवाइड करेगा। कि देखो ये जो 2m है ना, तो 2m है, 2m जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो 2m है, इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा डायरेक्शन में एक्ट होगा, क्योंकि इसमें तो m है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा 2m के ऊपर। समझ में आया। तो 2m को लगेगा कि भाई m जो है ना, m जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है, कौन सा तरफ, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। तो m अगर पीछे की तरफ जा रहा है, तो m के सामने की तरफ कौन सा फोर्स एक्ट होगा, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा। कौन सा फोर्स एक्ट होगा, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा। समझ में आया। देखो आपको पता, देखो अब सोचो ना, जस्ट थिंक अबाउट दिस, जो 2m है, जो 2m है वो कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। जो 2m है ना वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। जब इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके ऊपर तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। देखो फ्रिक्शन फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि 2m के ऊपर कौन है, जो ए वाला ब्लॉक है, ए ब्लॉक है, उसके लिए, ठीक है, दोनों का सरफेस का बीच में तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कौन सा डायरेक्शन में, वो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो देखो 2m को जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और जो m को जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, देखो 2m को, 2m जब सोच, 2m को क्या क्या लगेगा, 2m सोचेगा कि भाई देखो हम तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जो m है इसका रिलेटिव मोशन कौन सा डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। समझ में आया। 2m तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो 2m को लगेगा जो m का रिलेटिव मोशन कौन सा डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अगर रिलेटिव मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो m का फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो यही फ्रिक्शनल फोर्स हमें चाहिए, यही फ्रिक्शनल फोर्स हमें चाहिए। क्यों चाहिए, m को 2m के साथ मूव करवाने के लिए, ठीक है, ओके। तो पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि भाई रिक्वायर्ड फोर्स कितना होगा, यही तो रिक्वायर्ड फोर्स होगा। वो रिक्वायर्ड फोर्स कितना होगा, तो रिक्वायर्ड फोर्स हमें पता है कि भाई फोर्स इक्वल्स टू होता है, क्या होता है बच्चों, फोर्स इक्वल्स टू होता है कितना, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इसमें क्या है, मास तो m है, और एक्सेलरेशन क्या है, क्योंकि इसको हमें मूव करवाना है ना इसके साथ, तो एक्सेलरेशन क्या है इसमें, देखो एक्सेलरेशन है हमारा g/3। समझ में आया, एक्सेलरेशन इसमें क्या है, g/3। अच्छा, ए हुआ फोर्स। अच्छा देखो हमारा, और देखो जो अभी देखो, ये तो आपको पता चल गया। अच्छा, अभी देखो इन दोनों का बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, हमें पता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है, म्यू एम जी होता है, ठीक है। m और 2m, m लेना पड़ेगा, क्योंकि पिछले भी क्लास में हमें बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया इसके रिगार्डिंग। तो हमें पता है कि भाई इसके ए वाला ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा ऊपर की तरफ, तो म्यू एम जी होगा। और हमारा कंडीशन है अगर ये दोनों एक साथ मूव करते हैं, तो कंडीशन क्या है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू एक ग्रेटर होना चाहिए, जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, जो रिक्वायर्ड फोर्स है, उससे ज्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू अगर ज्यादा होता है, जो रिक्वायर्ड फोर्स है, रिक्वायर्ड फोर्स से ज्यादा अगर लिमिटिंग फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, तभी तो एक साथ मूव करेगा।
अरे भाई आपको 10 न्यूटन फोर्स चाहिए, सपोज एम वाला जो बॉडी है इसको मूव करवाने के लिए सपोज मान लो आपको 10 न्यूटन फोर्स चाहिए, लेकिन आपको मिल रहा है 9 न्यूटन फोर्स मिल रहा है, क्या मूव करेगा? नहीं करेगा। तो अगर जो फोर्स आपको चाहिए उससे ज्यादा फोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, तभी तो मूव करेगा ना, तभी तो मूव करेगा, तो तभी मूव करेगा। तो देखो हमें चाहिए कितना, हमें ए वाला फोर्स चाहिए, उससे ज्यादा फोर्स अगर मिल रहा है जो क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन, तभी तो एक साथ मूव करेगा। तो देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, हमें पता है म्यू एम जी, और रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन का वैल्यू हमें मिल गया, वो कितना है एम इंटू कितना है G/3। ठीक है, इसका मतलब हमें म्यू का वैल्यू मिल गया, वो कितना है, म्यू का वैल्यू मिल गया ग्रेटर इक्वल्स टू 1/3। तो म्यू का मिनिमम वैल्यू कितना, म्यू का वैल्यू 1/3 से ज्यादा भी होता है तब भी चलेगा, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, 1/3। ओके, समझ में आया? ठीक है, हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, देखो इस डायग्राम में है दो ब्लॉक दिया हुआ है। ठीक है, जो फर्स्ट ब्लॉक है, देखो दो ब्लॉक, देयर आर टू ब्लॉक्स। जो फर्स्ट ब्लॉक है इसका जो मास है, इसका मास है m/2, और जो दूसरा ब्लॉक है इसका मास कितना है, इसका मास है m। ठीक है, और देखो जो क्वेश्चन दिया हुआ है, द फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट बिटवीन ए एंड बी, इन दोनों का बीच में जो सरफेस है ना, ये जो दोनों ब्लॉक है, इन दोनों ब्लॉक का बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो कितना है, वो है 0.2। और देखो इस सरफेस पे जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो है 0.1। हमें क्या सॉल्व करना होगा, हमें सॉल्व करना होगा व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स इफ कैन बी अप्लाइड टू द ब्लॉक बी सो दैट टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर। मतलब देखो क्या हमें सॉल्व करना होगा, हमें सॉल्व करना होगा कि एफ का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स हम एफ अप्लाई कर रही है, ठीक है, उसका वैल्यू कितना होगा कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे हम सॉल्व करें। तो देखो पहले हम क्योंकि दिया हुआ है ऑलरेडी, ये दिया हुआ है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि दोनों एक साथ मूव कर रहा है। अगर एक साथ मूव कर रहा है तो इसका कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो जो कॉमन एक्सेलरेशन होगा ना, ठीक है, अच्छा पहले देख लो इसमें क्या करना पड़ेगा। देखो अभी सोच लो, जो फोर्स एक्ट हो रहा है, हमें पता है कि भाई जो फोर्स होता है ना, फोर्स इक्वल्स टू कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखो नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, नेट फोर्स एफ नेट, जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है, इधर लिखता हूं एफ नेट, जो नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है, वो है एफ माइनस कितना है, देखो इस ऑपोजिट डायरेक्शन में तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है 0.1, और इसका फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट कितना है 0.2। ठीक है, देखो अपोजिट डायरेक्शन में ये दो ब्लॉक में, देखो ये जब इस ब्लॉक को हम एक फोर्स से सामने की तरफ ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होगा, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो नेट फोर्स जो होगा वो कितना होगा, एफ माइनस कितना होगा, एफ माइनस म्यू एम जी, म्यू का वैल्यू कितना है म्यू, और एम का वैल्यू कितना है, एम मतलब m1 प्लस m2 विथ जी। सही ना, क्योंकि देखो आप इस ब्लॉक को मूव करवाना चाहते हो, इस ब्लॉक के ऊपर ए भी तो ब्लॉक है ना, इसका मास कितना है m/2 और इसका मास है m। ठीक है, तो आप जब फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो फोर्स आप दोनों ब्लॉक के ऊपर कर रहे हो, आपको दोनों ही ब्लॉक कंसिडर करना पड़ेगा। अच्छा, और हमें पता है कि भाई फोर्स इक्वल्स टू कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि भाई मास है m1 प्लस कितना है m2 है, उसके साथ है एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों ब्लॉक मूव कर रहा है इसका मतलब कॉमन एक्सेलरेशन। तो F माइनस कितना हो गया म्यू m1 प्लस m2 उसके साथ g। तो देखो जो कॉमन एक्सेलरेशन का वैल्यू मिला हमें वो कितना मिला, वो मिला F माइनस
म्यू का वैल्यू कितना है, देखो इस सरफेस पे है ना, दोनों ब्लॉक जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो कौन सरफेस पे, इस सरफेस पे, तो इस सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है 0.1, और m1 प्लस m2 कितना है, m1 का वैल्यू है a, अगर m1 होता है, अगर इस ब्लॉक का मास m2 होता है, ठीक है, तो m1 है m/2 और m2 है m, तो इसका मतलब m प्लस m/2, ये कितना है m प्लस m/2, मतलब 3m/2, तो इसमें हो गया 3m/2, और g का वैल्यू कितना है 10 है, और इधर भी तो होगा ना, इधर भी होगा, कितना होगा 3m/2, क्योंकि m1 प्लस m2 है, ठीक है। तो आपको जो कॉमन एक्सेलरेशन मिला दोनों ब्लॉक का वो मिला f माइनस कितना 0.1, और a 1 है तो मतलब ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया 3m/2, ठीक है। बाई कितना होगा, बाई होगा 3m/2, तो इसका मतलब आपको जो कॉमन एक्सेलरेशन मिला वो कितना मिला, वो है f माइनस 3m/2 बाई कितना, तो इसको इसके साथ हम लिखेंगे कि भाई 2/3m। ओके, समझ में आया, समझ में आया ठीक है, शायद आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। चलो, अभी हमें क्या सॉल्व करना है, अभी जो हमें सॉल्व करना है कि देखो, अगर ये जो ब्लॉक ए है ना, ये जो ब्लॉक ए है, तो अगर ए ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर ए ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसको तो एक फोर्स चाहिए, ठीक है, इसको तो फोर्स चाहिए, तो वो रिक्वायर्ड फोर्स कितना होगा, अगर जो ब्लॉक ए है सेम एक्सेलरेशन से सामने की तरफ मूव हो रहा है, तो उसको तो एक फोर्स चाहिए, ठीक है, तो कितना फोर्स चाहिए, देखो जो ए ब्लॉक है ना, ए ब्लॉक के ऊपर अगर आप फोर्स का कंसिडर करते हो तो कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, तो देखो बी ब्लॉक के ऊपर, बी ब्लॉक कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो बी ब्लॉक है ना, बी ब्लॉक कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, तो देखो बी में अगर बी का रेस्पेक्ट में, ठीक है, बी का रेस्पेक्ट में ए का कौन डायरेक्शन जो मूवमेंट है वो कौन सा डायरेक्शन में है, जो इसका बी के रेस्पेक्ट में ए का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा कौन सा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ओके। इसका मतलब इसका फ्रिक्शन की कौन सा डायरेक्शन में होगा, ए का जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा वो तो इस डायरेक्शन में। अरे सोचो, मैंने क्या बताया कि भाई जब देखो, जब भी जो बी वाला ब्लॉक है, ए ब्लॉक सामने की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो बी के रेस्पेक्ट में ए का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, रिलेटिव वेलोसिटी कौन सा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ए का रिलेटिव वेलोसिटी होगा, शायद वो जीरो हो, जीरो ना हो, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी ए बी का रेस्पेक्ट में, बी का रेस्पेक्ट में ना, विद रेस्पेक्ट टू बी, जो ए का रिलेटिव वेलोसिटी होगा कौन सा डायरेक्शन में, सोचो इस डायरेक्शन में, क्योंकि देखो आपने मान लो ना कि भाई आपने एक ब्लॉक रखा हुआ है और इधर एक पत्थर रखा हुआ है, तो अचानक से अगर आप इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, अगर आप मूव कराएंगे ना, तो क्या होगा, ये जो पत्थर है कौन सा डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब इसका रिलेटिव वेलोसिटी कौन सा डायरेक्शन में काम करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में काम करेगा, और इसका फ्रिक्शन कौन सा डायरेक्शन में काम करेगा, इस डायरेक्शन, ठीक है, समझ में आया, इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कौन सा डायरेक्शन में काम करेगा, इस डायरेक्शन में काम करेगा, ओके, समझ में आया, इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है कौन सा डायरेक्शन में काम करेगा, इस डायरेक्शन में, और इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी होना चाहिए कौन सा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और हमें हमें हमारा जो कंडीशन है वो क्या है, कंडीशन ए है कि इस ब्लॉक को इसी पॉइंट पे रखना है, ये जो ब्लॉक है और ऑब्जेक्ट है इसी जगह पे रखना है, तो हम कैसे रखेंगे, तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स है, इसी फ्रिक्शन फोर्स के कारण, इसी फ्रिक्शन फोर्स के कारण इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक का, इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक का जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाएगा, समझ में आया, ठीक है। आप सोचो ना कि भाई फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट हो रहा है कौन सा डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में,
और आप चाहते हो क्या, आप चाहते हो कि ये जो ब्लॉक है ये मूव ना करे। तो कैसे मूव नहीं करेगा, जब इसका फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, इसका फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, इसका फ्रिक्शनल फोर्स और इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है, डेफिनेटली इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट होगा वो सूडो फोर्स एक्ट होगा, सूडो फोर्स एक्ट होना चाहेगा। तो अगर दो बैलेंस हो जाए या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा वो अगर सफिशिएंट होता है, वो अगर सफिशिएंट होता है तो बॉडी क्या करेगा, जो बॉडी ए है मतलब ब्लॉक ए है वो ए के ऊपर रेस्ट पे रह जाएगा। वो जो बॉडी ए है, सॉरी बी के ऊपर रेस्ट पे रह जाएगा। तो हमें वही कंडीशन फाइंड करना है कि जो ए है ना, जो ब्लॉक ए है उसके ऊपर अगर इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स है, इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होता है, अगर इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक के ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होता है, तभी ये जो ब्लॉक ए है ये मूव नहीं करेगा, बी के ऊपर रेस्ट में रहेगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि बी के रेस्पेक्ट में इसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि भाई ये जो ए ब्लॉक है इसको कितना फोर्स चाहिए, इसको कितना मिनिमम फोर्स चाहिए, इसको कितना रिक्वायर्ड फोर्स चाहिए। रिक्वायर्ड फोर्स मतलब इसको कितना फोर्स चाहिए, एक मिनिमम फोर्स तो होना चाहिए ना जिसके कारण ए अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो वो फोर्स अगर एफ होता है तो एफ कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका मास कितना है, m/2। और आपको पता है इसका जो एक्सेलरेशन है ना, वो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है बच्चों, वो है 2/3m। वो कितना है, वो है 2/3m। ठीक है, और उसके साथ कितना है, f -3m/2। ठीक है, और उसके साथ कितना है, f माइनस है 3m/2। ये है, समझ में आया आपको। ओके, तो ए है रिक्वायर्ड फोर्स। और देखो मैक्सिमम कितना, और देखो हमें हमें तो रिक्वायर्ड फोर्स मिल गया, ए कितना हो गया, ए तो हुआ रिक्वायर्ड फोर्स, कितना फोर्स रिक्वायर है, तो ए हो गया 1/3। उसके साथ एफ माइनस कितना, 3m/2 हो गया। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कितना मैक्सिमम फोर्स एक्ट हो रहा है। देखो ए जो फोर्स हमें मिला, इतना फोर्स तो चाहिए, क्यों चाहिए, बॉडी को रेस्ट में रखने के लिए। और हमें कितना फोर्स मिल रहा है, मैक्सिमम कितना फोर्स मिल रहा है, तो उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ एल, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एम जी। एम का वैल्यू कितना है, देखो m/2 उसके साथ जी। क्यों हमने m/2 लिखा, क्योंकि भाई नॉर्मल फोर्स जो एक्ट हो रहा है, नॉर्मल फोर्स किसके ऊपर एक्ट हो रहा है, इसी बॉडी के ऊपर नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा ना। क्योंकि हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो रिलेटिव, जो हम सॉल्व कर वो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा सरफेस पे, इस सरफेस पे। तो नॉर्मल फोर्स किसके लिए होगा, इस बॉडी के लिए। समझ में आया आपको। तो इसका मास कितना है, m/2 उसके साथ जी। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, हमें जो सॉल्व करना होगा कि मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो फॉर मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स, देखो जो फ्रिक्शन का कंडीशन होता है कि बॉडी रेस्ट पे रह जाएगा, उसका कंडीशन होता है एफ एल, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है, मतलब फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू वो किससे ज्यादा या इक्वल होना चाहिए, जो रिक्वायर्ड फोर्स है, जो रिक्वायर्ड है। भाई देखो रिक्वायर्ड फोर्स अगर जो जो आपको फ्रिक्शन फोर्स मिल रहा है और रिक्वायर्ड फोर्स आपको मिल रहा है, वो अगर बराबर होता है तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगा। अगर आपको जो बोर्ड फोर्स चाहिए लेकिन फ्रिक्शन फोर्स आपको उससे, आपको जो फोर्स चाहिए, ठीक है,
उससे कम है फ्रिक्शन फोर्स, तो क्या स्लाइड करेगा? हाँ, स्लाइड करेगा। तो मतलब हमें जो लिमिटिंग फ्रिक्शन चाहिए वो रिक्वायर्ड फोर्स से अगर इक्वल होता है तभी ठीक है। जो रिक्वायर्ड फोर्स है उससे अगर इक्वल होता है तभी ठीक है। अगर ज्यादा होता है तो और अच्छा, ठीक है। तो क्योंकि हमें मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो हम इसको इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो एफ एल क्या लिखेंगे हम? रिक्वायर्ड फोर्स, एफ रिक्वायर्ड। तो एफ एल का जो वैल्यू मिला हमें कितना मिला? म्यू एम बाई टू उसके साथ जी इक्वल्स टू, और जो हमें रिक्वायर्ड फोर्स है वो क्या है? 1/3 एफ माइनस कितना? 3m/2। ओके, तो देखो आपको क्या मिल जाएगा इसमें से? देखो म्यू का जो वैल्यू दिया हुआ है ना, देखो म्यू का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी है, वो है 0.2। जो हमें मिला है म्यू का वैल्यू है वो कितना है? वो है 0.2। तो म्यू का वैल्यू इधर हमें लिखना पड़ेगा भाई, म्यू का वैल्यू है 0.2, उसके साथ m/2, उसके साथ g का वैल्यू है 10, उसके साथ 1/3 और है f माइनस कितना है? 3m/2 है इसमें, सही ना? तो देखो इसमें हमें जो मिलेगा वो है लेफ्ट हैंड साइड में 3m मिल जाएगा। देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड में 3m मिल जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? f माइनस कितना होगा? 3m/2। तो फिर आपको f का वैल्यू मिल गया, वो कितना मिला? 4.5m। समझ में आया? आपको जो वैल्यू मिल गया वो किसका वैल्यू मिला आपको? f का वैल्यू, यही तो आपको चाहिए था। वो कितना मिला? वो है 4.5, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन द गिवन फिगर टू ब्लॉक्स ए एंड बी, ओके, ऑफ वेट 20 न्यूटन एंड 100 न्यूटन रेस्पेक्टिवली। तो देखो दो ब्लॉक है, ओके, एक का वेट है 20 न्यूटन, एक का जो वेट है वो है 20 न्यूटन। तो इसका W1 है इस डायरेक्शन में होगा, वो है 20 न्यूटन। और इसका जो वेट है, देखो इसका वेट है कितना? 100 न्यूटन। ओके, दो ब्लॉक है क्योंकि दो ब्लॉक दिया हुआ है। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज 0.1, मतलब इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो कितना है? वो है 0.1। और ये जो वॉल है ना, इस वॉल और ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो है 0.15, ठीक है। हमें सॉल्व करना होगा, ओके, हमें सॉल्व करना होगा कि जो ब्लॉक बी है, ये बी के कारण, ये जो ब्लॉक बी है, ये बी के कारण फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? ये बी के कारण फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? तो देखो अगर हम ए एंड बी इन दोनों को ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा? देखो इसमें ए है, ये जो ब्लॉक है, एक ब्लॉक है ए, और इसमें है दूसरा ब्लॉक है बी, ठीक है। देखो कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, तो आपने क्या किया? आपने एक फोर्स अप्लाई किया इस साइड में, वो है एफ। तो ए ब्लॉक क्या करना चाहेगा? नीचे की तरफ जाना चाहेगा। कितना फोर्स है? वो वेट के कारण 20 न्यूटन। तो जब ए जो ब्लॉक है नीचे की तरफ जाना चाहेगा तो ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्ट होगा, वो कौन सा फोर्स एक्ट होगा? फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आया आपको? जो ऊपर की तरफ जो फोर्स एक्ट होगा, अगर नीचे की तरफ जाना चाहता है तो ऊपर की तरफ जो फोर्स एक्ट होगा ए ब्लॉक के ऊपर, देखो ये जो अगर ए एक ब्लॉक इस एक ए है और दूसरा ब्लॉक बी है, तो अगर ए नीचे जाना चाहता है, ए अगर नीचे जाना चाहता है तो ए ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा वो कौन सा डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। और बी ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, सेम फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा ना, कि दोनों ब्लॉक के सरफेस के ऊपर में जो फोर्स काम कर रहा है, जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है वो दोनों ब्लॉक का सरफेस के लिए। तो अगर F1 ए ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है तो बी ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कौन सा डायरेक्शन में एक्ट होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, बी के ऊपर क्या और कोई फोर्स एक्ट हो रहा है? हाँ सर, वो कितना है? वो है 100 न्यूटन। और कुछ? हाँ, और भी होगा।
बी ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा वो है अपवर्ड डायरेक्शन में। देखो ए ब्लॉक के अगर आप ए ब्लॉक को सोचते हो ना, तो क्या सोचोगे आप कि अगर आप ए ब्लॉक को सोच रहे हो तो मतलब ए ब्लॉक अगर नीचे जा रहा है तो रिलेटिव में उसका रिलेटिव रिस्पेक्ट में बी ब्लॉक ऊपर जा रहा है, और इस वॉल का रेस्पेक्ट में बी ब्लॉक कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की तरफ जाना चाहेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स फोर्स कौन सा डायरेक्शन में एक्ट होगा, ऊपर की तरफ। और इसमें फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा डायरेक्शन में एक्ट होगा, ऊपर की तरफ। और इसमें फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा डायरेक्शन में एक्ट होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब नीचे की तरफ। ठीक है, समझ में आया। मैं फिर से बोलता हूं, आप जब फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ए ब्लॉक क्या चाहेगा, ए ब्लॉक तो ऑलरेडी पहले से ही चाहता है कि भाई हम नीचे जाना है हमें। तो अगर नीचे जाना है इसको, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। तो अगर नीचे जाना है तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा डायरेक्शन में एक्ट होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो बी, अगर ए ब्लॉक नीचे की तरफ जाना चाहता है तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा डायरेक्शन में एक्ट होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो उसके रेस्पेक्ट में देखो, ए का रेस्पेक्ट में बी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट होगा वो कौन सा डायरेक्शन में एक्ट होगा, नीचे की तरफ। ये सोचो ना, ए नीचे जा रहा है तो ए का रेस्पेक्ट में बी कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, नीचे की तरफ। देखो सोचो, एक ब्लॉक, ये मेरा जो हाथ है, हाथ में देखो, अगर एक नीचे जा रहा है तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ है। और इसके रेस्पेक्ट में ए कहां जा रहा है, ए ऊपर जा रहा है, इसके रेस्पेक्ट में ए ऊपर जा रहा है, तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स कहां होगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो अभी देखो, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए का ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा। अगर हम करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ए का, अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा। ए का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है, 20 न्यूटन। ठीक है, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है कितना, फ्रिक्शनल फोर्स F1। और इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है, वो है F। और कुछ, हाँ, और एक फोर्स एक्ट होगा, क्योंकि देखो, अगर आप इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स अप्लाई, इस ब्लॉक के ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे ना, अरे सोचो, अगर आपने ए ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर दिया तो ए ब्लॉक क्या करेगा, बी के ऊपर एक एक्शन फोर्स क्रिएट करेगा, एक्शन, सही ना, एक्शन। और नॉर्मल फोर्स, इस नॉर्मल फोर्स का नाम दे दो N1। तो बी क्या करेगा, बी भी तो एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा ना, इसका भी कितना होगा, N1 भी होगा। तो मतलब ए की तरफ एक नॉर्मल फोर्स भी एक्ट हो रहा है, वो कितना है, N1 है। अच्छा, बी ब्लॉक के ऊपर सोचो, अगर आप बी ब्लॉक को कंसिडर करते हो तो कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। देखो, बी ब्लॉक के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। समझ में आ रहा है। और इस डायरेक्शन में भी तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट होगा, क्यों क्यों एक्ट होगा। अरे जब बी ब्लॉक वॉल पे धक्का दे रहा है तो वॉल भी तो एक धक्का देगा, तो वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना है, N2 है। और ऊपर की तरफ इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, वो है F2 है। ठीक है, और नीचे की तरफ जो फोर्सेस है वो कितना है, सोचो, नीचे की तरफ जो फोर्सेस है वो कितना लग रहा है, एक है F1 और दूसरा है कितना, सॉरी 100 न्यूटन, दूसरा है 100 न्यूटन, जो इसका वेट है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो अगर इस बॉडी को अगर हम कंसिडर करते हैं तो क्या होगा कि भाई, जो हमें पता है जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है, हमें पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, एफ फ्रिक्शनल फोर्स कितना। देखो, ए बॉडी बैलेंस है, क्यों बैलेंस है, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो इक्वल है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, वो है 20 न्यूटन। तो F1 का वैल्यू कितना है, वो है 20 न्यूटन। अच्छा, आपको मिल गया कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स जो इसके लिए एक्ट हो रहा है वो कितना है, 20 न्यूटन। और एक चीज आपको पता है, जो फ्रिक्शन होता है ना वो कितना है, म्यू एन होता है। तो म्यू N1, ठीक है, म्यू कितना है, म्यू N1 इक्वल्स टू इस साइड में कितना होगा, 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको N1 का वैल्यू मिल गया, वो कितना है, 20/म्यू। और देखो, म्यू का वैल्यू कितना है बच्चों, मैंने पहले ही बोल दिया, वो है 0.1। तो इसका मतलब आपको जो N1 का वैल्यू मिला वो कितना है, 200 न्यूटन। देखो सोचो, आपको जो
N1 का वैल्यू मिला वो है 200 न्यूटन। अभी बी ब्लॉक के पास आओ, बी ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, देखो ऊपर की तरफ जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है F2 और नीचे की तरफ जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है कि F1 प्लस कितना 100 न्यूटन। ठीक है, और ऑलरेडी हमें पता है कि भाई F1 का वैल्यू कितना है वो है 200। ओके, सॉरी सॉरी, F1 का वैल्यू 20 है, क्यों 200, 20 है और प्लस कितना है 100 है, तो आपको मिल गया कितना 120 न्यूटन मिल गया। तो जो आपको चाहिए था वो ए मिला। द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल इन द ब्लॉक, मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है ब्लॉक के कारण वॉल का ऊपर, वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 120 न्यूटन। ठीक है, समझ में आया, यही है हमारा आंसर। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखो एक 12 केजी मंकी है, ठीक है, claims a light rope shown in the figure. The rope passes over pulley and it is attached 60 kg bunch of bananas. Mass and friction in the pulley are negligible so that the pulley only effect in the reverse direction of the rope. What is the maximum acceleration of the monkey can have without lifting the bananas? मतलब देखो एक बनाना है, इसमें एक बंच ऑफ बनाना है, ठीक है, और ये जो बंच ऑफ बनाना है इसका मास कितना है 16 केजी है। कितना मास है बच्चों 16 केजी। और एक बंदर है, ठीक है, जो मंकी है क्या कर रहा है, ये ऊपर उठ रहा है। तो जो क्वेश्चन है कि ये जो मंकी है इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, सोचो। ये जो मंकी है ना, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए कि जो बनाना है ये ऊपर ना उठे। ठीक है, मतलब ये मंकी मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन से ऊपर जा सकता है पर बनाना ऊपर नहीं उठेगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले तो देखो इस मंकी के ऊपर कितना फोर्सेस एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है कितना mg, तो इसका मास है 12 kg, तो 12 g। और ऊपर के डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है टेंशन फोर्स। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि भाई बनाना जस्ट ऊपर उठे। अच्छा देखो पहले ये सोच लो कि ये जो मंकी के ऊपर ना, अगर ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो कितना फोर्स एक्ट हो रहा है मंकी के ऊपर। तो भाई मंकी के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है, सोचो कितना फोर्स एक्ट हो रहा है मंकी के ऊपर। तो भाई देखो नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है mg, और ऊपर के डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है वो है टेंशन फोर्स। क्योंकि मंकी ऊपर जा रहा है तो हम लिखेंगे t माइनस कितना mg इक्वल्स टू कितना होगा, इक्वल्स टू ma होगा, m और a होगा। तो आपको पता है कि भाई देखो ये जो m का वैल्यू है ना, ये कितना है 12 है मंकी का, और g का वैल्यू कितना है 10 है, तो मतलब a हो गया 120, सही ना, इक्वल्स टू कितना है 12 इंटू ए। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें जो काम करना पड़ेगा, देखो ये जो बनाना है इसके ऊपर कितना फोर्सेस एक्ट हो रहा है। देखो ये जो बनाना है ना, बनाना है इसका ऊपर कितना फोर्सेस एक्ट हो रहा है। देखो बनाना के ऊपर, ऊपर के डायरेक्शन में तो फोर्स एक्ट हो रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, एक तो हो रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और कुछ, हाँ सर और भी एक फोर्स एक्ट हो रहा है वो है टेंशन फोर्स। और नीचे की तरफ जो फोर्स एक्ट हो रहा है, देखो बनाना तो इधर तो रखा हुआ है ना, इधर तो रखा हुआ है, तो बनाना के ऊपर तो नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा, और रस्सी से बांधा भी हुआ है तो इसका मतलब टेंशन फोर्स भी एक्ट होगा। और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स होगा mg, m का वैल्यू कितना है 16, उसके साथ g। ठीक है, अच्छा तो इसका इक्वेशन को अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे, हमें लिखना पड़ेगा कि भाई n प्लस टी इक्वल्स टू कितना लिखना पड़ेगा, ठीक है mg, इसका मतलब 160, क्योंकि g का वैल्यू तो 10 है। तो देखो हम ऐसे कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे कि बनाना जस्ट जस्ट लिफ्टिंग, बनाना जस्ट लिफ्टिंग मतलब जस्ट ऊपर उठ रहा है, ऐसा कंडीशन के लिए करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन होगा कि बनाना ना उठे, हम ऐसे सॉल्व करेंगे इन दोनों का बीच में कि जस्ट ऊपर उठे। तो जब ऊपर उठे तो इसका नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो इसका मतलब आपको मिल गया जो टेंशन फोर्स है वो कितना है 160 न्यूटन। तो देखो इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन में टेंशन फोर्स का वैल्यू लिख देंगे। तो अगर टेंशन फोर्स का वैल्यू हम लिख देते हैं तो क्या होगा, वो हो जाएगा 160 माइनस कितना 120 इक्वल्स टू कितना 12A। तो इसका मतलब आपको देखो, आपको जो मिल गया, क्या मिल गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू वो कितना है 40/12 और इसका वैल्यू कितना होता है 3.33। तो मिल गया आपको एक्सेलरेशन। सो कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ये जो बंदर है वो ऊपर जा सकता है, वो कितना है, वो है 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, समझ में आया? मुझे लगता है सब लोगों को समझ में आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है यू शेप्ड स्मूथ वायर हैज सेमी सर्कुलर बेंडिंग बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। तो देखो वायर है, ठीक है, और वायर ऐसे बेंड हुआ है, इस पोजीशन का नाम है ए और इस पोजीशन का नाम है बी, ठीक है। अच्छा, अ बीड ऑफ मास एम मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी थ्रू द वायर, ठीक है। एक जो बीड है वो एम मास का है, वो भी स्पीड से मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। ओके, इट एंटर्स टू ए, क्या किया, जो बीड है वो ए पॉइंट पे एंटर किया और बी पॉइंट से बाहर आ गया, ठीक है। तो हमें सॉल्व करना है द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बीड ऑन द पार्ट ए बी, मतलब ए से बी तक इसका जो फोर्स एक्सर्ट हुआ वो कितना एक्सर्ट हुआ। देखो फोर्स क्यों एग्जर्ट हो रहा है, फोर्स एग्जर्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें मोमेंटम का चेंज होगा। कैसे मोमेंटम का चेंज होगा, देखो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम अगर हम लिखेंगे और P1, P1 कितना है, देखो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि भाई P1 इक्वल्स टू mv है। और भाई P2 क्या है, देखो P2 कितना है, P2 हो जाएगा mv होगा या माइनस mv होगा, क्योंकि जा रहा था इस डायरेक्शन में और बाहर आ गया इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब माइनस mv। तो चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो गया, देखो इसका जो चेंज ऑफ मोमेंटम है डेल्टा पी हो गया, देखो कितना है एम भी माइनस ऑफ माइनस एम भी, तो चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया 2mv। ठीक है, समझ में आया? जो चेंज ऑफ मोमेंटम इसका हुआ वो कितना हुआ 2mv। ओके, सही बच्चों, ये हमें मिला चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी हमें क्या सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है जो फोर्स एग्जर्ट हुआ। अच्छा देखो इस पोजीशन से इस पोजीशन में जब आया, ठीक है, देखो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जब आया, ओके, गॉट इट, तब हमें सॉल्व करना होगा कि कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ। तो हमें देखो पहले तो सॉल्व करना होगा कि ए से बी तक जब आया, ए जो बीड है ना, ए से बी तक जब आई तो कितना टाइम लगा। हमें पता है कि भाई टाइम इक्वल्स टू, अगर हम इसको डेल्टा टी कहते हैं, टाइम इक्वल्स टू कितना होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम कितना होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, सही ना। तो डिस्टेंस कितना हुआ, देखो ए से बी तक आया, कहां से आया, ए से बी तक, तो हमें पता है कि डिस्टेंस होगा ए कितना सरकमफेरेंस है, आधा सरकमफेरेंस, तो ये तो 2 पाई आर नहीं होगा, पाई आर होगा, कितना होगा पाई आर, ठीक है। और बच्चों आर कितना है, इसका तो डायमीटर डी है, इसका डायमीटर है, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये तो डायमीटर है। और इस डिस्टेंस हमें चाहिए, ए वाला जो डिस्टेंस है इसको हमें चाहिए, तो ए वाला डिस्टेंस कितना होता है पाई आर होता है। तो इसका मतलब पाई इंटू आर कितना है, आर तो है d/2, तो इसका मतलब पाई इंटू कितना हो जाएगा d/2। ओके, क्या हो जाएगा पाई इंटू d/2 हो जाएगा। और v क्या है इसमें, v जो है v तो स्पीड है, तो हमें जो मिला डेल्टा टी वो है पाई डी बाई कितना मिला 2v। हमें अब क्या सॉल्व करना होगा, हमें सॉल्व करना होगा क्योंकि कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो फोर्स कितना होता है डेल्टा पी बाई क्या है डेल्टा टी। तो डेल्टा पी हमें पता है कि डेल्टा पी जो है वो है 2mv, ठीक है, डेल्टा पी जो है वो कितना है 2mv। और डेल्टा टी जो है वो कितना है, हमें जो फोर्स न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स क्या होता है डेल पी बाई डेल टी। और डेल्टा टी जो है वो कितना है, वो है पाई डी बाई कितना है 2v। तो इसका मतलब हमें जो आंसर मिल गया वो है 2mv² या सॉरी 4mv² बाई पाई इंटू डी, यही है हमारा आंसर 4mv² बाई कितना है पाई इंटू। अभी जो अगला क्वेश्चन है वो है अ फ्लेक्सिबल चेन ऑफ वेट W, ये जो चेन है ना इसका वेट कितना है W है, ठीक है, हैंग्स बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट ए एंड बी, ये जो हैंग्ड है 2 पॉइंट पे सस्पेंडेड है,
हैंगिंग कर रहा है, ठीक है, हैंगिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B at the same level. The inclination of the chain with the horizontal at the 2 points of the support is theta. तो ये वाला थीटा है. Then the vector force exerted by the chain on each end point at a lowest point. हमें सॉल्व करना है. Then the vector force exerted by the chain on each end point, मतलब इसमें जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है और इस पॉइंट पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, एंड इस पॉइंट में भी कितना फोर्स एक्ट हो रहा है वो भी हमें सॉल्व करना होगा. तो मान लो अगर ए पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं तो, अगर हम ए पॉइंट को कंसिडर करते हैं तो ऐसे था, जो डायग्राम था ऐसे था ना. देखो जो डायग्राम था मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं. पहले क्वेश्चन को समझो कि इस पॉइंट पे बच्चों, इस पॉइंट पे एक मास है जो सॉरी इसका इस पॉइंट पे एक वेट है जिसका जो क्या है डब्ल्यू, वो नीचे की तरफ फोर्स एक्ट कर रहा है. और जो चेन है ना, चेन का इस पॉइंट और इस पॉइंट हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल पे है, थीटा एंगल पे. हमें सॉल्व करना होगा कि इस पॉइंट पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है और इस पॉइंट पे फोर्स कितना एक्ट हो रहा है. मान लो ये वाला फोर्स अगर एफ होता है तो ये वाला भी फोर्स कितना होगा, एफ होगा. तो ये एफ का वैल्यू ही हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है. तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे. तो इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो है एफ, और इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो भी तो एफ, ठीक है. और देखो ये जो एंगल है वो कितना है, वो है थीटा. अगर ए एंगल थीटा है तो देखो ये वाला तो भी थीटा होगा ना, ये वाला भी थीटा होगा. तो अगर एफ होता है तो इस डायरेक्शन में जो एफ का कंपोनेंट होगा वो होगा एफ कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में जो एफ का कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, एफ साइन थीटा. सिमिलरली इसमें भी एक ही तो होगा, इसमें भी तो थीटा लग रहा था. तो इस पॉइंट पे जो एफ का कंपोनेंट होगा वो है एफ साइन थीटा, और इस पॉइंट पे जो एफ का कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, एफ कॉस थीटा. क्योंकि देखो ए वाला एंगल कितना था, थीटा था, इसलिए ए वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा. अगर थीटा हो जाता है तो इस कंपोनेंट, ये जो एफ का कंपोनेंट है ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये जो एफ का कंपोनेंट है ये कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है. और नीचे की तरफ जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है, डब्ल्यू है. ओके. तो हम क्या लिखेंगे कि भाई ऊपर की तरफ जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है, देखो एफ साइन थीटा, इसमें है एफ साइन थीटा, और कितना है एफ साइन थीटा, और एक फोर्स है इसमें वो भी एफ साइन थीटा है. और नीचे की तरफ जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है, डब्ल्यू. तो क्या हम लिख सकते हैं कि भाई 2f साइन थीटा इक्वल्स टू कितना है, डब्ल्यू है. और इसका मतलब आपको f का वैल्यू मिल गया वो है कि w बाई टू साइन थीटा. तो इसका मतलब जो f का वैल्यू है वो कितना है, w बाई टू साइन थीटा. यही है किसका वैल्यू, f का, f जो है उसका वैल्यू होगा w बाई टू साइन थीटा. मिला, ये हुआ f का वैल्यू. ओके, ठीक है. हमें और भी कुछ सॉल्व करना होगा. क्या सॉल्व करना होगा, ये तो f का वैल्यू हमें मिल गया, और सॉल्व करना होगा इस पॉइंट पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो भी कितना है. देखो इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स होगा और इस डायरेक्शन में एक फोर्स होगा. इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट होगा, टेंशन फोर्स. और इस डायरेक्शन में भी तो एक फोर्स होगा, वो भी तो कितना होगा, टेंशन फोर्स एक्ट होगा. समझो मेरे बात को समझो, इस डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट होगा वो भी तो टेंशन फोर्स होगा और ये भी तो टेंशन फोर्स होगा. तो देखो टेंशन फोर्स की साथ में जो फोर्स एक्ट हो रहा है, तो टेंशन फोर्स इक्वल्स टू किसके साथ होगा, टेंशन फोर्स जो है वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा का बराबर हो जाएगा. क्योंकि इस पॉइंट पे भी एफ कॉस थीटा है, और इस पॉइंट पे कौन सा फोर्स है, टी है, ठीक है. तो टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा. इसका मतलब टी हो गया, एफ का वैल्यू कितना है, एफ है डब्ल्यू बाई है टू साइन थीटा, डब्ल्यू बाई है टू साइन थीटा, उसके साथ क्या है, कॉस थीटा है. तो डब्ल्यू बाई टू ए हो गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, कॉट थीटा. मिल गया आपको आंसर, ठीक है, आपको आंसर मिल गया. जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इंसेक्ट एंड बॉल इज म्यू. जो बॉल है इसमें एक इंसेक्ट है, ठीक है, जो इन दोनों का बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू, एंड द रेडियस ऑफ द बॉल इज आर. इसका रेडियस कितना है, वो आर है. और सॉल्व करना होगा, फाइंड द मैक्सिमम हाइट टू व्हिच द इंसेक्ट कैन क्रॉल अप इन द बॉल. मतलब ये जो कंटेनर है इसके इसमें मैक्सिमम कितना हाइट ये जो इंसेक्ट है आएगा. देखो क्या कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे. मान लो ए है जो कंटेनर है,
और अभी इंसेक्ट कहाँ पर है, अभी जो इंसेक्ट है ना इस पोजीशन पे है, इधर है इंसेक्ट, यही है उसका मैक्सिमम हाइट, ठीक है, ऐसे मॉन्स्टर जैसा, ठीक है। अच्छा, नहीं थोड़ा इसको ठीक कर देते हैं। तो मान लो इस पोजीशन पे है, ओके, तो और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है r। तो अगर ए जो इंसेक्ट इस पोजीशन पे है, अगर ए इंसेक्ट इस पोजीशन पे है, पहले कहां पर था, इस पोजीशन पे था, अभी कहां पर है, इस पोजीशन पे है, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन में आया, इसका मतलब कितना एंगल फॉर्म किया, लेट अस कंसीडर द एंगल इज अल्फा, कितना एंगल अल्फा। तो कितना फोर्सेस एक्ट हो रहा है, देखो इस डायरेक्शन में जो इंसेक्ट का एक फोर्स एक्ट हो रहा है वो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इस डायरेक्शन में इंसेक्ट के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है डब्ल्यू, ठीक है, और कुछ, और देखो इंसेक्ट इस पोजीशन में आके अभी तो गिर जाएगा, अभी तो गिर जाएगा, तो जब गिर जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा डायरेक्शन में काम करेगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, ठीक है। अच्छा और कुछ, ये देखो ये तो W है ना, तो इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अभी गिरना स्टार्ट किया, तो गिरना स्टार्ट किया तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स कौन सा डायरेक्शन में काम करेगा, इस डायरेक्शन में। देखो मैक्सिमम हाइट पे आ गया, मैक्सिमम हाइट पे आने के बाद ये तो गिरेगा, इस साइड पे गिर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा डायरेक्शन में काम कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो देखो इसका जो मैक्सिमम हाइट है वो है कितना, मान लो ये जो टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस है y, कितना है y, और जो जो हाइट पे ए आया इसका हाइट कितना है h है, और इधर यहाँ इस पोजीशन से इस पोजीशन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से ट्रैवल किया वो कितना है, मान लो x है, कितना है बच्चों, मान लो x है, ओके। तो कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, देखो अगर ए एंगल अल्फा होता है बच्चों, तो ए वाला जो एंगल है ए, तो ए भी तो अल्फा होगा, ठीक है। तो अगर अल्फा होता है तो W का इस साइड में कंपोनेंट हो जाएगा W cos अल्फा, और W का इस साइड में जो कंपोनेंट हो जाएगा वो है W sin अल्फा, समझ में आया। इस साइड में जो W का कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, W cos अल्फा, और इस साइड में जो W का कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, W sin अल्फा, ठीक है, समझ में आया। अच्छा अभी देखो, अभी हम क्या लिखेंगे, अभी देखो नॉर्मल, अभी तो इस पोजीशन में अगर इक्विलिब्रियम है और इस स्लाइड करना चाहता है अभी, ठीक है, अभी तो गिरना चाहता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड पे, तो क्या हम लिख सकते हैं कि भाई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, कैन आई राइट हियर, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इक्वल्स टू हो जाएगा W cos अल्फा, ये तो नॉर्मल है, और तो W cos अल्फा है इस साइड पे, और फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल हो जाएगा किसके साथ, W sin अल्फा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, सो 1/2 करने से क्या मिलेगा, सॉरी 2/1 करने से क्या मिलेगा आपको, 2/1 करने से आपको जो मिलेगा वो है tan अल्फा इक्वल्स टू मिल जाएगा F/n, और हमें पता है कि भाई F का जो वैल्यू होता है, F कितना होता है म्यू n बाई म्यू, तो इसका मतलब आपका म्यू इक्वल्स टू हो गया tan अल्फा, तो म्यू कितना हो गया आपका, देखो म्यू जो आपका हो गया वो है tan अल्फा। हमें क्या सॉल्व करना है, हमें जो सॉल्व करना है वो है हाइट, तो भाई हमें पता है कि भाई tan अल्फा, अगर इस साइड में हम लिखेंगे कि इफ आई राइट हियर tan अल्फा, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है भाई, देखो x है, और बेस कितना है, देखो बेस तो y है, समझ में आया, और x कितना होगा, देखो ये तो है परपेंडिकुलर, तो x हो जाएगा कि भाई इसका जो ए जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये तो रेडियस हुआ, ए क्या है, ये तो रेडियस, तो इसका मतलब ए हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, माइनस बेस स्क्वायर, ठीक है ना, रूट ओवर ऑफ y कितना है y, और हमें टेन अल्फा का वैल्यू पता है, टेन अल्फा का वैल्यू कितना है म्यू, तो म्यू हो गया आपका आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बाई कितना हुआ y हुआ। देखो मैंने क्यों लिखा, मैं तो x का वैल्यू लिखा इधर ना, हमने जो वैल्यू लिखा वो तो x का वैल्यू है, तो इसको स्क्वायर कर दो, तो a हो जाएगा म्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा y स्क्वायर,
तो इसका मतलब इस इक्वेशन से आपको लिखना पड़ेगा कि भाई जो देखो जो आपको मिल गया वो हुआ म्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया आर स्क्वायर। अच्छा स्मॉल आर था ना, स्मॉल आर था, ये जो कैपिटल आर मैंने लिखा है स्मॉल आर था। अच्छा कोई बात नहीं, मैं इधर कैपिटल आर लिख देता हूं। इक्वल्स टू कितना हो गया आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब आपको y का वैल्यू मिल गया। y का वैल्यू कितना मिला देखो r बाई रूट ओवर ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। मिला आपको आंसर, यही है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। तो हमें तो मैक्सिमम हाइट सॉल्व करना था, तो हमने कर दिया। मैक्सिमम हाइट आपको कितना मिला, वो जो मैक्सिमम हाइट मिला वो है r बाई रूट ओवर म्यू स्क्वायर प्लस 1, दैट इज आवर आंसर। ओके